हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैथ से 2019 में पेपर फर्स्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला सवाल निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ये प्रश्न जो है ये मेजरमेंट चैप्टर से पूछे गए प्रश्न हैं। जब तक आपको यूनिट पता नहीं रहेगा तब तक आप इसे आसानी से नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूनिट के कुछ कंसेप्ट को जानते हैं, उसके बाद इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को कोई एक ऑप्शन को छोटे यूनिट में चेंज करके उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ कुछ यूनिट लिखे हुए हैं। यहाँ इन सब में सबसे बड़ा यूनिट जो है वो किलोमीटर है और सबसे छोटा जो है वो मिलीमीटर है। इसका क्या नियम है, जब ऊपर से नीचे की ओर जब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो एक स्टेप बढ़ने पर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे कि आप लोग को पता होगा 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं यह किस तरह से बने हैं। 1000 मीटर यह कैसे हुआ। तो यहाँ आप देखिए जब किलोमीटर से मीटर गए तो कितने स्टेप गए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हर स्टेप के लिए 10 से गुना करना पड़ता है। 3 स्टेप गए मतलब 1000। 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 1000 हुआ। ये कितना हो गया, 3 स्टेप कितना हो गया, 1000 हो गया। इसलिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। उसी तरह से अगर प्रश्न पूछे 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, यदि प्रश्न रहे 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा तो कितना स्टेप जा रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो यहाँ 3 स्टेप जा रहे हैं तो 1 पर 3 शून्य मतलब 1000 मिलीमीटर होगा। तो इसी तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और आसानी से जानेंगे किस तरह से ये सवाल बनेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे रफ करते हैं। उसके बाद यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से इसमें से किसी भी ऑप्शन को कोई एक ऑप्शन के मदद से आप बना सकते हैं। कोई एक ऑप्शन को लीजिए और उसे अरेंज कीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, यहाँ 4 है। चार व्यवस्थित क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो जैसे 4 यूनिट दिए हुए हैं तो 4 यूनिट को कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट जो करेंगे हमेशा वो छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट मत कीजिए। क्योंकि जब छोटे से बड़े जाएंगे तो भाग करते हैं, भाग करने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जब किलोमीटर से मीटर की ओर आएंगे तो गुना करेंगे 10 से, जो कि काफ़ी आसान होंगे छोटे यूनिट में बदलने के लिए। तो कोई एक ऑप्शन को लेकर आप सारे यूनिट को एक में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि पहला ऑप्शन ही ले रहे हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला है 8500 मीटर। दूसरा देखिए है 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तीसरा है 8 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और चौथा दिया हुआ है 8 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन में इतने दिए गए हैं। इस सारे को हम चेंज करेंगे मिलीमीटर में, जो कि सबसे छोटा यूनिट है। जब 8500 मिलीमीटर को चेंज करना है तो ये 8500 ही मिलीमीटर हो जाएंगे। इसे चेंज करना है मिलीमीटर में तो ये तो मिलीमीटर में ही रहेगा। ये 800 सेंटीमीटर है तो 800 सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए एक स्टेप जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 8000 हुआ, ये 8000 हुआ, ये 8 हुआ, मतलब 8008 मिलीमीटर हो गया। दूसरा है ये सेंटीमीटर में है और ये डेसीमीटर में है। तो डेसीमीटर में मिलीमीटर, यहाँ देखिए डेसीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो ये 8000 हुआ। और सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 8080 मिलीमीटर। लास्ट है 8 मीटर। 8 मीटर को यहाँ देखिए प्रश्न, यहाँ मीटर से मिलीमीटर जाने के लिए 3 स्टेप मतलब 1000 से गुना करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मिलीमीटर में। जब ये चारों मिलीमीटर में चेंज हो गया तो आप आसानी से कह सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो देखिए इसमें सबसे ये यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं घटते क्रम में हम सबसे पहले बड़े को लिखते हैं।
घटते क्रम में हम सबसे पहले बड़े को लिखते हैं, जैसे 2 4 6 8 है। अगर इसे बोला जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए तो सबसे पहले हम 8 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, उसके बाद 6 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम। तो इसी को हम बनाते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन सा होगा और लास्ट में कौन सा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा है 8500 मीटर, तो पहले तो ये हो जाएगा। उसके बाद है 80 और 80, 8080 मीटर मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में सर्च करेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ये फर्स्ट में होगा और ये सेकेंड में होगा, ये थर्ड में होगा और ये फोर्थ में होगा। तो ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन में देखिए घटते क्रम में ये चारों ऑप्शन में से किससे मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, ये 8500 मीटर फर्स्ट में है। दूसरा है 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा में ये दिया है। तीसरा यही होगा और चौथा ये होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न ट्रेन से संबंधित सवाल है। ये सवाल है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 से प्रस्थान करती है, मतलब ट्रेन चलती है, खुलती है। उसके बाद वो जहाँ पहुँचना है वो 31 अगस्त 8:45 पहुँच जाती है। तो कुल यात्रा का समय क्या होगा। तो इसके लिए हम इस प्रश्न पूछे जा रहे हैं समय क्या होगा। जब भी समय निकाला जाता है तो समय निकालने के लिए हम 2 स्टेप फॉलो करके इसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। समय कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप क्या है और दूसरा स्टेप क्या है। पहला स्टेप यह है, सब समझते हैं पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप यह है, जितना बजे ट्रेन खुली, जैसे 16:30 पर ट्रेन खुली और कितना बजे पहुंची, इस दोनों को माइनस करेंगे। ध्यान दें, जितना बजे ट्रेन खुली और जितना बजे पहुंची उस दोनों को माइनस करेंगे। यह पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है कितना दिन में पहुंची, अगर 1 दिन में पहुंची या 2 दिन में पहुंची या 3 दिन में पहुंची। तो यहाँ देखते हैं कितना दिन में ट्रेन पहुंची। 29 अगस्त को चली और 31 अगस्त को पहुंच गई, तो कितना दिन का समय लगा, 2 दिन का समय लगा। तो 2 दिन का समय लगा तो इसे 48 घंटा से हम घटाएंगे। अगर 1 दिन का समय लगता तो 24 घंटा से घटाते, 3 दिन का समय लगता तो 72 घंटा से घटाते हैं। किसको घटाते, जो एक स्टेप 1 में जो आंसर आता उसको स्टेप 2 करने के लिए इसको 24 घंटा से घटाते हैं। तो यही 2 स्टेप है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। इसे आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जब ट्रेन खुली और जब ट्रेन पहुंची इसको घटा देंगे। तो घटा के जितना आएगा उसको सेकेंड स्टेप से हम घटाएंगे। किससे घटाएंगे, अगर 2 दिन का समय है तो 48 घंटा से घटाएंगे। तो यहाँ देखिए घटाएंगे जब 30 मिनट में से 45 मिनट को घटाएंगे। ये आवर है और ये मिनट है। जब 30 मिनट में से 45 मिनट घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं, ये छोटा, नीचे 45 बड़ा है ऊपर छोटा है। तो अब यहाँ 16 से 1 घंटा हासिल लेंगे। तो हासिल लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 15 घंटा, और जब इससे 1 घंटा निकाल लिए तो इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे। 60 + 30 मतलब 90। 16 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 15 घंटा 90 मिनट। आप इसे आसानी से आप घटा सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया 45 और ये हो गया 7। तो 7 घंटा 45 मिनट, 7 घंटा 45 मिनट। अब जो ये टाइम निकला है उसको घटाएंगे 48 घंटा से। क्यों 48 घंटा से घटा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का समय लग रहा है। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 घंटा, इसलिए इसे 48 घंटा से घटाएंगे। दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। इसे घटाएंगे 48 घंटा से घटाएंगे किसको, 7 घंटा 45 मिनट को। यहाँ देखिए यहाँ भी घटाने में प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 45 है। तो यहाँ जब 0 रहे, यहाँ 0 रहे तो आसानी से इसे घटा सकते हैं। जब इसे ना ऊपर भी 0 यहाँ भी 0 दोनों सेम ना मैच करे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 48 घंटा को हम लिख सकते हैं 47 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं। अब इसे घटाएंगे तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से घटा सकते हैं। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ 15 और यहाँ 40। तो समय कितना लगा, हमसे समय ही पूछे जा रहे थे। ये जो निकले ये फाइनल रिजल्ट निकले हैं 40 घंटा 15 मिनट। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 40 घंटा 15 मिनट, ये होंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न भी ट्रेन से संबंधित सवाल है।
एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर, कुछ नीचे पार्किंग दर दिए गए हैं, जैसे 2 घंटा में 50 रुपये लगेगा, 2 घंटा से ऊपर और 5 घंटा के बीच जितना लगेगा। तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अपने कार को 7 AM पर पार्क किया गया और उसी दिन लेने वह 4:30 PM पर आया, तो उसे कितना रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 2 टाइम दिया हुआ है, एक 7 टाइम दिया हुआ है, एक 4:30 PM दिया हुआ है। जो AM दिया हुआ है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो PM में दिया हुआ है, PM को कन्वर्ट कर ले तुरंत किस में, रेलवे के टाइम अनुसार 24 घंटा में चेंज कर ले। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 ऐड करेंगे, 12 घंटा ऐड करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16:30। मतलब एक व्यक्ति जो है वो सुबह 7 बजे गाड़ी पार्क किया और वो 16:30 वो कार को क्या लिया, वापस ले लिया। तो इस दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, तो टाइम लगाने के क्या करेंगे, घटा देंगे, 16:30 को घटाएंगे 7 बजे से। जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 9:30, मतलब 9.5 घंटा लगा। तो अब देखते हैं इसे कितना किराया लगा। तो किराया देखिए यहाँ दिया हुआ है 8 घंटा से ऊपर या 12 घंटा तक 150 रुपया लग रहा है। तो 150 रुपया लग रहा है, तो हम कह सकते हैं जो इसके ऑप्शन नंबर 2 देखें, 150 रुपया इसके राइट आंसर होंगे। ये प्रश्न जो है एरिया से पूछे गए प्रश्न हैं, और ये प्रश्न है एक वर्ग मतलब स्क्वायर की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। समझते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है जैसे कि एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका भुजा मतलब साइड, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है। स्क्वायर में वर्ग में जो होते हैं इसके चारों साइड जो होते हैं, भुजा जो होते हैं बराबर होते हैं। तो इसे काट कर 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो इसे हम 4 बराबर भाग में बांट देते हैं। तो इसे 4 बराबर भाग में हम बांट देते हैं। जब 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो इसे काटने पर 4 बराबर में बांटना है, तो प्रत्येक छोटा वर्ग का क्या होगा, जब इसे 4 भाग में बांटेंगे, जब ये पूरा कितना है 4 है, तो आधा कितना होगा 2, ये 2, ये सब 2 हो जाएगा, सब 2 हो जाएगा। तो इसका छोटा एरिया, ये एक और कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए छोटा एरिया, ये क्या हो गया, छोटा स्क्वायर हो गया, छोटा वर्ग हो गया। तो इस छोटे वर्ग को हम लेते हैं, इस छोटे वर्ग को यहाँ लेते हैं, इस छोटे वर्ग को लिए, इसी छोटे वर्ग से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये 2 है, ये भी 2 है। तो इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर कितना है, एक साइड कितना है 2 है, दूसरा साइड भी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 मतलब 4। तो इसके भुजा कितना हो जाएंगे, एरिया कितना हो जाएंगे, क्षेत्रफल इसके 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके राइट होंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न रेक्टेंगल से पूछे गए, आयत से पूछे गए प्रश्न है। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई लेंथ क्या होगी। समझते हैं, जैसे कि कोई एक आयत था, जैसे कि ये आयत है, तो आयत का एरिया और पेरीमीटर, जैसे एरिया क्या होता है, एरिया हो जाता है लेंथ गुना ब्रेथ, और पेरीमीटर हो जाता है 2 × L+B। एरिया मतलब क्षेत्रफल और पेरीमीटर मतलब परिमाप, आयत का परिमाप है। तो यहाँ प्रश्न है, जो 180 सेंटीमीटर लंबे तार को आयत में कन्वर्ट किया गया था, तो यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगा। जैसे कि ये आयत है, ये आयत को हम चेंज करेंगे तार में, तो लंबा कितना हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो लंबा तार है, तो ये चारों तरफ से, अगर चारों को तरफ से ऐड करेंगे तो वही लंबा तार होगा। मतलब जब इसके चारों साइड को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा,
180 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। और 180 सेंटीमीटर मतलब पेरीमीटर मतलब परिमाप के बारे में बोला जा रहा है। प्रश्न आयत का, जैसे कि फॉर्मूला है आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और आयत का परिमाप जब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर 2 का 2, एल हमें निकालना है लंबाई, और बी गिवन दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। बी मतलब चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हमें पहले से दिए हुए हैं, 30 सेंटीमीटर पहले से दिए हुए हैं। जब ये 2 इधर आएगा तो भाग होगा 180 में 2 से भाग होगा, और लेंथ होना लेंथ प्लस 30 तो 90 बराबर एल प्लस 30। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 बराबर 60। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएंगे 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या पर आधारित प्रश्न है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। दूसरा है दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या हैं। तीसरा है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। ये जो लास्ट स्टेप दिए गए हैं इसी पर ये सवाल बन जाएंगे। प्रश्न है जो अंकों का योग, ये अंकों का योग, ये अंकों का, जैसे ये अंकों का योग कितना होगा 12 होगा। ये अंकों का योग, जैसे ये अंकों का 7 5 12 होगा, और ये अंक का योग हो जाएगा 5, ये अंक हो जाएगा 8, ये अंक हो जाएगा 4। ये जो अंकों का योग है वो 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, मतलब 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 3 का मल्टीपल ले रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से 4 का मल्टीपल ले रहे हैं। ये होना चाहिए, अंकों का योग ये होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चलते हैं। फर्स्ट जो है 12, क्या 12 3 में भी आते हैं और 4 का भी मल्टीपल है और 4 का भी गुणज है। तो हाँ कह सकते हैं 12 जो है 12 ये 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। फिर अगर हम 23 की बात करें, 23 मतलब 5, 3 2 5 5 5 ना तो 3 का गुणज है ना 4 का गुणज है। वही नेक्स्ट 8 की बात करें तो 8 तो 4 का गुणज है लेकिन 3 का गुणज नहीं है, तो ये 3 क्या होगा 3 नहीं होगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, ये नहीं होगा। उसी तरह से 4 जो है ये 4 का गुणज है लेकिन 3 का गुणज नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 5 तो किसी का गुणज नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। और 12 जो है 12 ये 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। तो कह सकते हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हर सीटेट एग्जाम में इकाई दहाई से 2 या 3 प्रश्न रहते ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न उसी पर आधारित है। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8। इससे पहले हम समझ लेते हैं इकाई दहाई के बारे में। इकाई दहाई जो लिखते हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, राइट से मतलब दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। सबसे पहले होता है इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख। तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या है तो हम 1 2 3 4 5, 1 2 इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 2 इकाई तरफ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो प्रश्न देखते हैं। एक 5 अंक की संख्या में दाहिने के स्थान पर अंक 8 है। तो दाहिने के संख्या पर अंक 8 है तो 8 लिख दिए। इकाई के स्थान पर अंक दाहिने के स्थान के अंक का 1/4 है। ध्यान दे, जो दाहिने का अंक का 1/4 मतलब 8 का 1/4 मतलब ये 2। तो इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया। तो इकाई का अंक क्या है 2 है। हजार के स्थान पर अंक 0 है तो हजार क्या हुआ, हजार यहाँ पर है तो हजार के स्थान पर अंक 0 है। आगे है 100वें स्थान पर इकाई अंक का स्थान का दुगना है। इकाई अंक का दुगना, 100वें स्थान पर इकाई अंक का दुगना मतलब 2 गुना 2 4 है। नेक्स्ट है 10,000वें स्थान पर इकाई अंक का 3 गुना, मतलब यहाँ जो है 10,000 स्थान पर जो 10,000 पर इसका इकाई अंक का 3 गुना है। तो यहाँ 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो इस प्रकार कह सकते हैं ये जो आया है 60482, ये क्या है, आंसर है। तो इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर है 60482, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे 60482। नेक्स्ट प्रश्न भी आवाज संख्या पर आधारित प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है तो सबसे पहले समझ लेते हैं आभास संख्या क्या है। आभास संख्या क्या है, तो आभास संख्या उसे कहते हैं जो वन और स्वयं से कटे। जैसे 5 है, 5 सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। जैसे 23 है, 23 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, तो ये क्या हो गया, आभास संख्या हो गए। तो आभास संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11। तो अब इससे पहले भी कई बार प्रश्न आए हैं जो सबसे छोटा आभास संख्या कौन होता है, सबसे छोटा आभास संख्या 2 होता है। तो पहला ऑप्शन है सभी आभास संख्या विषम संख्या होती है। क्या सभी आभास संख्या विषम संख्या होती है, तो सबसे पहला ही देखिए 2, ये क्या है, ये सम है, ये सम है। तो हम कह सकते हैं जो सभी आभास संख्या विषम नहीं होती है। तो ये नेगेटिव प्रश्न थे, नहीं प्रश्न थे, तो जो आंसर गलत होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है, रॉन्ग है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न में संख्या पर आधारित प्रश्न है। वो संख्या जो 1 और 10 से दोनों सम्मिलित तथा सभी संख्याओं से विभाजित होगी निम्न है। जैसे वो संख्या जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या से विभाजित हो जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी से भाग होना चाहिए। जैसे सबसे पहला 10 है, क्या 10 4 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता है, तो ये कट गया। दूसरा है 100, क्या 100 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा 6 4 10, क्या 10 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड ये भी नहीं होगा। तो बचा लास्ट, तो हम लास्ट ये बचा तो बिना चेक किए हुए हम कर सकते हैं जो इसके राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 4। अगर इसे चेक करें 3 से डिवाइड क्या होता है, 5 2 7 7 2 9, 9 तो 3 से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से ये सारे से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है आशा के पास केवल 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और धन 160 रुपया है, तो उसके पास 5 का सिक्का और 10 के सिक्का की संख्या क्या है। उसके पास 2 सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं और 10 के सिक्के हैं, और टोटल 25 सिक्के हैं, जो कि उसका धन हो जाएगा रुपया में 160 रुपया हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम सभी सिक्कों को 5 का सिक्का मान लेते हैं, जैसे सभी सिक्का को 5 का मान लेते हैं। जैसे मेरे पास 25 सिक्का है, सभी सिक्के को हम 5 रुपया मान ले, तो ये हो जाएगा लगभग 125 रुपया, 125 रुपया हो गया। लेकिन 25 सिक्के का वैल्यू कितना है, 160 रुपया, तो कितना कम हो रहा है, 160 माइनस 125 35 रुपया कम हो रहा है। 35 रुपया कम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ हम जो सिक्के हैं सारे के सारे 5 ले लिए, लेकिन कुछ सिक्के क्या थे, 10 के थे। तो कितने सिक्के 10 के थे, 35 में से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सिक्का जो थे ये 10 के थे, इसके कारण ये 35 क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। तो 7 सिक्का जो थे क्या 10 के थे। तो प्रश्न है 10 के कितने सिक्के थे, तो 10 के सिक्के 7 थे, तो 5 के सिक्के कितने होंगे, 5 के सिक्के हो जाएंगे, टोटल 25 के सिक्के हैं, तो उसमें से 7 घटा देंगे तो 18, तो 18 और 5, तो ऑप्शन नंबर में बात करें, ऑप्शन नंबर 18 और 7, 5 के सिक्के 18 और 10 के सिक्के 7, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके राइट आंसर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, पूरे वृक्ष में से आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। तो
यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं क्या दिया हुआ है। नीम की वृक्षों की संख्या, नीम की वृक्षों की संख्या 5 है और वृक्ष कितना है, वृक्ष नहीं पता है तो हम मान लेते हैं टोटल वृक्ष जो है वो x है। टोटल वृक्ष कितना है, टोटल वृक्ष हम मान लेते हैं टोटल वृक्ष जो है वो x है, टोटल वृक्ष x है। तो प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, जो एक बाग में वृक्षों में नीम की वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, मतलब जितना वृक्ष है उसका 1/6 भाग क्या है, नीम है। मतलब जितना वृक्ष है उसका 6ठा भाग क्या है, नीम है। तो पूरा वृक्ष में से 6ठा भाग उसके बराबर है, किसके बराबर है, नीम की संख्या के बराबर है। तो नीम की संख्या के बराबर कर दिए तो x का मान निकालेंगे 5 × 6 तो क्या हो गया 30। 30 क्या है, टोटल वृक्ष 30 है, टोटल वृक्ष 30 है। तो अब प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए जो प्रश्न है आधा वृक्ष अशोक है, टोटल 30 वृक्ष हैं, 30 वृक्ष में से आधा वृक्ष जो है वो क्या है, अशोक के हैं, तो 15 वृक्ष बचे। अब 15 में से 5 वृक्ष नीम के हैं तो 10 वृक्ष बचे। तो पूछा जा रहा है अब कितने वृक्ष बचे, तो 10 वृक्ष बचे हैं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 10 वृक्ष बचे हैं तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल सूची निम्नलिखित है। कुछ मूल दिए गए हैं जैसे टमाटर 1 केजी 40 रुपया, आलू 2 केजी 25 रुपया, गाजर 250 ग्राम का 20 रुपया, लौकी 1 केजी 10 रुपया, मिर्च 100 ग्राम है 10 रुपया, और नींबू 4 नंग, मतलब यहाँ नंग मतलब होता है पीस, 4 पीस का मूल्य है 10 रुपया। तो संजय ने आधा केजी टमाटर, 1 केजी आलू और आधा केजी गाजर और 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपया का नोट दिया, तो उसे कितने रुपये वापस मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितना ने ये खर्च किया उसको 200 रुपया से घटा देंगे। तो सबसे पहले इसका खर्च निकालते हैं। संजय ने सबसे पहले हाफ केजी टमाटर खरीदा, तो हाफ केजी टमाटर, 1 केजी का मूल्य 40 रुपया है तो आधा केजी का मूल्य हो जाएगा 20 रुपया। दूसरा है आलू, 1 केजी आलू खरीदा है, 2 केजी का मूल्य 25 रुपया है तो 1 केजी का मूल्य हो जाएगा 12.5 रुपया। तीसरा, संजय ने गाजर खरीदा आधा केजी, हाफ केजी का गाजर का दाम 250 ग्राम का 20 रुपया है तो आधा केजी का गाजर का दाम हो जाएगा 40 रुपया। नेक्स्ट है 250 ग्राम मिर्च, जब 100 ग्राम मिर्च का दाम 10 रुपया है तो 250 ग्राम मिर्च का दाम हो जाएगा 25 रुपया। उसके बाद 6 नींबू खरीदे, 6 नींबू, मतलब देखिए यहाँ देखिए 4 नींबू का दाम 10 रुपया है तो 6 नींबू का दाम कितना होगा, 6 × 10/4, जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 5 ये 3 तो 15 रुपया। तो 6 नींबू का दाम कितना रुपया हो जाएगा, 15 रुपया। तो कुल खर्च कितना खर्च किए, जब इसको जोड़ेंगे तो 112.50 रुपया, 112.50 रुपया इन्होंने खर्च किया। तो उन्हें कितने वापस मिले, तो वापस उन्हें कितने मिले, तो टोटल वो 200 रुपया के नोट दिए, 200 के नोट दिए और उन्होंने 112 रुपया खर्च किया। तो इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद होगा 87.50, तो इतना रुपया उन्होंने लौटाया। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेट में उपलब्ध है। मतलब कहने का है जो ए ब्रांड है, ए ब्रांड के पेन एक पैकेट में 10 पेन है, उसी तरह से बी ब्रांड में 12 पेन है एक पैकेट में, उसी तरह से सी के पैकेट में 24 पेन है, एक पैकेट में 24 पेन है। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदनी है, ध्यान दें समान संख्या में पेन खरीदनी है, 3 प्रकार के ए, बी और सी, तीनों प्रकार के समान संख्या में पेन खरीदनी है, तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। जैसे यहाँ न्यूनतम संख्या बोल दिया गया तो न्यूनतम संख्या में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हमें एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम 10 का, 12 का और 24 का।
जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 120 होगा। तो हम कह सकते हैं जो हर पैकेट में मतलब हर पेन जो होंगे वो 120 होंगे। मतलब 120 पेन एक के भी होंगे, क्योंकि उसको न्यूनतम पेन चाहिए और समान पैकेट समान संख्या में चाहिए। समान संख्या मतलब जितना ए चाहिए उतना बी भी चाहिए, उतना सी भी चाहिए। तो हमसे पूछे जा रहे हैं जो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मतलब 120 पेन चाहिए, एक एक में भी 120 पेन चाहिए, दूसरा टाइप ब्रांड बी का भी 120 पेन चाहिए, और ब्रांड सी टाइप का भी पेन हमको 120 चाहिए। ये कैसे पता चला? क्योंकि जब एलसीएम निकालते हैं तो वो न्यूनतम निकलता है, जो किस तरह से वो कितना पेन चाहिए। तो देखिए ए में जो है, ए ब्रांड में एक पैकेट में कितना पेन है, तो अब वहाँ ऊपर में हम देख सकते हैं, ऊपर बताए थे जो ये है 10 पेन। तो 10 पेन है एक ब्रांड में, तो इसका क्या करेंगे 10 से भागा करेंगे। जब इसको 10 से भागा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा जो कितने पैकेट आएंगे। 120 पेन है और एक पैकेट में 10 पेन आते हैं, तो कितने पैकेट बनेंगे? 12 पैकेट बनेंगे। उसी तरह से 120 पेन है कि एक पैकेट में 12 आते हैं, तो कितने पैकेट बनेंगे? 10 पैकेट बनेंगे। 120 से एक पैकेट में आते हैं 24 पेन, तो कितने पैकेट बनेंगे? तो 5 पैकेट बनेंगे। तो यही ये पैकेट पूछे जा रहे थे कितने पैकेट होंगे। से ए का 12 पैकेट होगा, ए का 12 पैकेट होगा, बी का 10 पैकेट, बी का 10 पैकेट और सी का 5 पैकेट। तो इसके राइट क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में सिंपल मान निकालना है। जैसे कुछ मान दिए गए हैं, जैसे ये दिए हुए हैं, जैसे 17.5 गुना 3 माइनस 21 भागा 7 माइनस 3 गुना 12.5। तो बस इसमें कैलकुलेशन करना है। ये प्रश्न जो बनते हैं ये बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है। बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है, मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट है। इस पर आधारित पर करते हैं। मतलब यहाँ इसमें ब्रैकेट और ऑफ का तो कोई प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहले हम भाग का, बोर्ड मास में देखिए यहाँ सबसे पहले भाग, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई गुना, उसके बाद ऐड मतलब जोड़, उसके बाद एस मतलब सब्ट्रैक्ट घटाव करते हैं, सबसे लास्ट में घटाव करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग, इसका भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे, बाकी को सेम लिख देंगे। देखिए जैसे कि 17.5 गुना 3, जब 21 में से 7 को भाग करेंगे तो 3 होगा, और सेम उसी प्रकार लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में देखिए इस उसके बाद गुना करते हैं। भाग तो है नहीं इसमें, तो उसके बाद गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए यहाँ पर इस दोनों को गुना और इस दोनों को गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो 52.5 आएगा, और घटाव को वैसे ही छोड़ देंगे। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 37.5। आप क्या करते हैं? जोड़ को एक साथ और माइनस को एक साथ। 52.5 माइनस 3 था और माइनस 37, दोनों को माइनस माइनस कितना होगा? माइनस 40.5। तब इस दोनों को घटाएंगे तो 12 हो जाएंगे 12। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 12। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा, जैसे 8 है, 12 है, 240 है, 360 है, ये अंक दिए गए हैं। अगर बोले इसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो हम इसमें सबसे पहले छोटा 8 लिखेंगे, उसके बाद 12 लिखेंगे, उसके बाद 240, उसके बाद 360। तो प्रश्न यही है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरी स्थान पर होगी? पहले क्रम में सजाएंगे, उसके बाद देखेंगे तीसरी स्थान पर कौन होगा। तो इसमें सबसे पहले छोटा खोजते हैं। सबसे पहला छोटा जो है ये देखिए 0.77, ये सबसे छोटा है। उसके बाद दूसरा है 7.007, ये दूसरा छोटा है। उसके बाद चलते हैं तीसरा है 7.07, ये जो है तीसरा है। तो तीसरे स्थान ही हमसे पूछे जा रहे थे। तीसरे स्थान पर जब छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे, मतलब आरोही क्रम की ओर चलेंगे, तो तीसरे स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो 7.07। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 7.07। ये प्रश्न जो थे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर